सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अब पता चला और मैं हूं असद खरल। मेरे साथ मौजूद हैं उसामा गाजी साहब और बाबर डोगर साहब। नाज़रीन, जिस तरह हम देख रहे हैं कि बड़ी तेज़ी से बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, सियासी मंजरनामे की बात हो, नैब के हवाले से हो। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जवेद इकबाल 2 दिन से लाहौर में हैं और जो उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट जारी है, उन्होंने कहा कि जो नैब कवानीन में तरामीम हो रही हैं उस हवाले से नैब के अफसरान जो हैं, आईओज़ जो हैं, उनके हौसले पस्त नहीं हुए। उन्होंने जिस तरह बताया कि लाहौर में जो इजलास हुआ, उन्होंने कहा कि तरमीमी ऑर्डीनेंस जो नैब का है उससे मुतल्लक ये आज वो गैर रस्मी जो गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इसके बावजूद जो नैब के अफसरान हैं, जो इन्वेस्टिगेशन अफसरान हैं या दीगर जो आला अफसरान हैं, उनके करप्शन केसेस में उन्होंने कहा कि ना तो उनके हौसले पस्त हुए हैं, ना किसी को छोड़ा जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि मुजरमों की सज़ा दिलवाने की मजमूई शरह, ये एक बहुत बड़ी एक जो उन्होंने बताई है अचीवमेंट है कि सज़ा यानी कन्विक्शन रेट जो नैब का है वो 70% है और नैब का ईमान करप्शन फ्री पाकिस्तान। अब ये मामला, और साथ ही जो उन्होंने आज जो हमने कल ब्रेक की थी स्टोरी, और एक बड़ी एक बाकायदा एक नून लीग के सोशल मीडिया की जानब से कुछ एलिमेंट्स की जानब से फवाद हसन फवाद जो है उसकी जो बेल है, ज़मानत है, जो उनकी बरीयत नहीं है अभी ज़मानत है, उसके हवाले से जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने उनको रेस्क्यू किया और बड़ी एक फ़तह करार दे दिया। एक ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे एक हिजान बर्पा किया गया, जिन्हें देखे जी नैब ने तो वो तो पवित्र थे, उनके साथ जुल्म हो गया, ज़्यादती हो गई। तो उस हवाले से नाजरीन, कबल इसके मैं पैनलिस्ट पे पास जाऊँ, सिर्फ मैं ये बता देता हूँ कि जो ये 21 सफ़ात पर मुश्तमिल, गालबन ये 21 सफ़ात है, ये आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पे। बल्कि पहले डोगर साहब और उसामा साहब जो है उनको भी मैं शामिल करता हूँ, लेकिन ये आप ये देखें ज़रा स्क्रीन पे, अगर दिखा सकें थोड़ा सा, तो ये 21 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट है। इसमें पूरी तफसीलात हैं। मैं सिर्फ रुबाब हसन, उनकी जो एहलिया हैं फवाद हसन फवाद साहब जो है उनकी, वो इसमें शामिल है मुलजमा उनकी फ़हरिस्त में। और फिर उसके बाद वकार हसन जो हैं, ये उनके ब्रदर हैं, ये भी को अक्यूज़ड है। सिस्टर इन लॉ इनकी अंजम हसन, वाइफ ऑफ फ़ारूक हसन, ये। और फिर वकार हसन जो इनके, जिस तरह मैंने बताया कि वो ब्रदर हैं। और सलाल हसन, ये सन ऑफ फवाद हसन है, फवाद जो हैं। और आयशा हसन, ये जो डॉटर ऑफ फवाद। ये 5 मुलजमान हैं फवाद हसन फवाद के अलावा। और पूरी ट्रांजैक्शन, चेक्स की तफसीलात और सारी डिटेल, कौन कौन सी कंपनीज थी, कहाँ कहाँ उनका प्रोफाइल था। फिर जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी, किस तरह वो फिर 3-4 साल भाग गए छुट्टी लेकर, कहाँ कहाँ रहे। तो ये एक पूरा एक गोरख धंधा है। कल भी इस तरह मैंने बताया कि 1 अरब 9 करोड़ की पूरी तफसीलात है। तो डोगर साहब, ये जो चीज़ें हो रही हैं, आप किस तरह देख रहे हैं कि जो नैब, एक तो जो अमेंडमेंट्स आ रही हैं, एनआरओ को भी कहा जा रहा है कि बड़े बड़े जो केसेस हैं, मेगा करप्शन के, यकीनन इसमें लोग तो कोई बाहर जा रहे हैं, कोई बाहर आ रहे हैं। तो आप किस तरह से ये चीज़ें आगे बढ़ती हुई देख रहे हैं? खरल साहब, पहली तो बात ये है कि जिस तरह से चेयरमैन नैब ने कहा जी कि नैब के अफसरान के हौसले बुलंद रहेंगे, वो इसी तरह से अपना काम करते रहेंगे। मुझे एक बात बताएं कि जब उनके पास भरपूर इख्तियारात थे, उसमें भी आप देख लें कि जितने लोग उन्होंने पकड़े, जितनों को इन्वेस्टिगेट किया, अरबों डॉलर की करप्शन की कहानियां सुनाई गई। जो जरदारी साहब, उसके बाद ओमनी ग्रुप, नवाज शरीफ, उसके बाद प्रॉक्सी कंपनीज, बेनामी अकाउंट्स, उसके साथ अगर आप आगे चलें, मलिक रियाज, उस मियाँ मंशा, JS जो था, जहांगीर सदीकी, ये इनके जी अरबों खरबों रुपया आ रहा है, अरबों डॉलर मुल्क में आ रहे हैं। बाहर से पैसा आएगा, करप्शन की दौलत को लूट के लेके लाया जाएगा। चेयरमैन नैब ये कह रहे थे कि जी कल जो स्कूटर पे फिरते थे आज अरबों रुपया कमा रहे हैं, उनके मुंह में हाथ डाल के उनसे सारा पैसा निकालेंगे। इसको ये जहांगीर तरीन, डॉक्टर साहब
सॉरी फॉर इंटरप्शन, ये जो स्कूटर पे Majority। फिरने वाले हैं ये तो जहांगीर तरीन की तरफ कहीं इशारा नहीं था? जब ये प्रोफेसर ये लेक्चर थे गालबन, ये भी स्कूटर पे फिरते थे। और उनका सर इशारा मेजोरिटी किसकी तरफ? ऐसी है, ख्वाजा साहब भी किस पे फिरा करता था, बाकी सारे लोग इस पे फिरते थे, जहांगीर तरीन समेत ये सारे लोग थे। लेकिन कहना इशू ये है कि वो कितनों से पैसा निकलवाया गया है, कितनों से पैसा आया है। ऐसे वक्त में जब नैब के पास भरपूर पावर थी, अख्तियारात थे, वो फिजिकल रिमांड भी 90 दिन का ले सकती थी, अनलिमिटेड जुडिशियल रिमांड ले सकती थी, ये सारा कुछ था। लेकिन और उसके बाद आप देख लें कि सारे उनके हाथों से निकल गए। बाख्तियार लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, और उसको एक पावरफुल नैब उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। तो अब जो नैब तरमीम होने जा रही है, जो कि आप और मैं हम बार बार बता रहे हैं कि पार्टी ने जो नैब में जो सेनेट में अपना बिल दिया हुआ है, और वो जिस किस्म का बिल है उसमें बेतहाशा जो चीज़ें हैं वो मैं अब आपको अभी शेयर कर देता हूँ कि नैब का जो फिजिकल रिमांड 90 दिन से 15 दिन पे आ जाएगा। उसके बाद नैब कोर्ट के पास बेल की एप्लीकेशन जो है वो नैब कोर्ट ले सकेगी। अभी तो नैब में बेल का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। उसके बाद नैब ने साबित करना है कि ये जो पैसा ये करप्शन का है। अभी तो ये है कि जिसको पकड़ लें वो बताए कि ना ये जो आपने प्रॉपर्टियां बनाई हैं, ये जो कोठियां बनाई हैं, ये जो गाड़ियां बनाई हैं, ये जो कारोबार बनाए हैं, ये जो कमर्शियल प्लाजे लिए हैं, ये आपने कहां से खरीदे हैं। उसके बाद आगे जो बिल आ रहा है उसमें ये है कि जनाब ये नैब बताएगी, नैब साबित बहरहाल करेगी। मैं डॉक्टर साहब जो आपको पैसा ये जो बिल सारा आप कह रहे हैं ना, करप्शन ये का बिल पैसा जो पड़ा करप्शन हुआ बनी है, मैं आपको खबर दे रहा हूँ, इस्लामाबाद में बैठा हूँ, मैं आपको खबर दे देता हूँ। ये जो बिल बना के बैठे हैं ना सेंटर फरूक नाइक साहब जो है, या ये जो आप समझ रहे हैं कि जिस तरह के नैब के पार काटने वाला जो सारा मनसूबाबंदी हो रही है, मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ, साथ खड़ी हुई है। मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ कि ये मामला बैल मंडे नहीं करेगी। ये नहीं हो रहा, ये नहीं होने जा रहा। नैब के इख्तियारात को पार नहीं काट सकेंगे, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ। उसामा साहब, ये जो हम समझ रहे थे ना, या जो चीज़ें हो रही हैं ज़ाहिरी तौर पर सामने नज़र आ रही हैं कि नैब के इख्तियारात कम कर दिए जाएंगे, चोरों डाकुओं को खुली छूट मिल जाएगी, जो नून लीग और पीपल्स पार्टी नहीं कर सकी वो सब हो जाएगा इमरान की हुकूमत में। लेकिन उसामा साहब, मैं आपको खबर दे रहा हूँ, ये नहीं होने जा रहा। तो फवाद हसन फवाद के वाले से भी आपके सामने रिपोर्ट भी नाज़रीन के सामने रख दी, सुप्रीम कोर्ट में वो जा रहे हैं। खैर साहब कौन रोकेगा? मुझे एक बात बताएं, पीटीआई राजी, पीएम पार्टी राजी, जब हो जाएगा ना, कौन? जिस दिन हो जाएगा मुझे बता दीजिएगा, ये और ज्यादा पावर आएगी और ज्यादा आप लोग देखिए, करने वो जाएंगे। ऑर्डिनेंस वापस हो गया कि नहीं हुआ? वो तो हो गया ना, वापस हो गया, वो हो गया। नए बिल पे मुशावरत जारी है। तो नैब की ताकत वापस आ गई ना, तो अब जब खत्म होगी क्या आप मुझे बता दीजिएगा। जी उसामा साहब। सर वो ऑर्डिनेंस तो वापस इसलिए हुआ है कि नया बिल लेके आना है, नए बिल पे दो तीन वो चीजें लेजिस्लेशन की तैयारियां कर रहे हैं। करने दे। अच्छा, लेकिन खरल साहब मुझे ये बताएं कि एक तो ये जो आप बात कर रहे हैं खबर, तो फिर अब ये इतना तो ना रखे ना हमसे पर्दा। वो कहते हैं कि गालिब ने कहा था, कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे नीम कश को, ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। तो आपने ये तो बता दिया कि ये नहीं होने जा रहा कि नैब के पर काटे जाएं, लेकिन वो कौन रोकेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट? क्योंकि चीफ जस्टिस साहब कह चुके हैं कि ऐसा उनके रिमार्क्स हैं नैब का जो केस आप ही लेकर गए हुए हैं उसमें। तो ऐसा कोई अगर वो कहते हैं कि हम कानून हटाएंगे तो फिर कोई गैर आईनी काम नहीं हम होने देंगे, और अगर एक चीख हमने उड़ा दी तो सारा कानून ही उड़ जाएगा। तो उन्होंने मोहलत दी हुई है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, शायद 3 माह की। तो उसमें अब देखते हैं कि नैब का क्या बनता है, इसका एक जवाब आपसे मुझे चाहिए। और दूसरा, मुझे ये तो जरा समझा दें, क्योंकि आप तो बड़ी इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं, कि 70% कौन से लोग हैं कि जिनको कन्विक्शन हो गई है? फवाद हसन फवाद बच गए हैं अभी तक, तो ये लग रहा है कम से कम जमानत उनकी हो गई है। मुझे ये नहीं समझ नहीं आती कि एक सरकारी मुलाजिम 2006 में कंपनी बनाए, फिर 2013 में कंपनी बनाए, उसके पूरे खानदान के असासे हों 2.5 करोड़, 2 करोड़ 50 लाख रुपए के असासे, वो खुद डिक्लेयर कर रहे हैं कि हमारी टोटल कमाई हुई है 2010 से 2017 में 2 करोड़ 50 लाख। वो 8 अरब रुपया, 8 अरब यानी कितना, 800 करोड़, 2.5 करोड़ कमाई है, और 800 करोड़ का तो एक प्लाजा बना चुके हैं। तो ये कैसे मुमकिन हो गया? इनके पास कौन सी जादू की छड़ी थी? मुझे भी समझा दें कि एक आदमी 2.5 करोड़ का कुल 10 साल में 7 साल में कमा रहा है, पूरा खानदान मिलकर, और वो 800 करोड़ तक पहुंच जाए ये, और कमाई कर ले और इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दे। और ये सिर्फ एक है, बाकी पता नहीं क्या क्या है। और उस कंपनी में सब लोग काम कर रहे हैं, उनसे उनकी वाइफ कर्जे भी ले रही हैं, 1.5 करोड़ रुपया आ रहा है उस कंपनी से। तो ये क्या हो गया फिर? 70% कन्विक्शन
एक तरफ नैब कह रहा है, लेकिन ये तो बड़ा ओपन शर्ट केस बज़ाहिर मुझे लगता है, और उसको वो कन्विक्ट नहीं करवा सकता नैब। उसामा साहब, मैं आपको बता दूं, एक तो ये 2 जनवरी 2002 को मैं उसका राज बता रहा था कि फवाद हसन फवाद वो 8 अरब के मालिक कैसे बने। ब्रीफली 2 जनवरी 23 सितंबर 2002 से लेकर 2 अगस्त 2005 तक वो कमर्शियल काउंसलर रहे एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान जर्मनी में। उसके बाद 3 अगस्त 2006 से लेकर 31 मार्च 2008 तक वो छुट्टी पे चले गए। अब यानी ये जो अरसा था उनका 2002 से लेकर 8 तक, क्योंकि पीपल्स पार्टी की एक बैंक में मुलाजिम थे। हाँ, बैंक अल-फलाह में मुलाजम रहे। जहांगीर सिद्दीकी की कंपनी जो स्प्रिंट एनर्जी थी, जिसके ऊपर 14 FIRs हुई, FIA में कॉपीज मौजूद हैं, उसके अंदर जनाब मसूफ डायरेक्टर थे। जो ओगरा स्कैम था बड़ा नैब का, FIA को सुप्रीम कोर्ट ने मैटर दिया। 14 मुकदमात, जो लीज एग्रीमेंट जाली, जो रीसाइटेशन और री एलोकेशन थी, उसके अंदर इनके साइन मौजूद हैं। 14 FIR मौजूद हैं। फिर ये जो कमर्शियल प्लाजा ये रावलपिंडी सदर में लिया गया, वो भी GS बैंक से जिस तरह लिया गया और जिस तरह अफसरान को आगे पीछे किया गया, फिर जिस तरह बैंक में मुलाजम रहे, फिर जिस तरह भाग गए, ये सारा मामला हुए। और किकबैक कमीशन, ये कोई ऐसे कुछ समझ आपको नहीं आती। तो ये मामला इस तरह कभी हुआ है कि एक ब्यूरोक्रेट भी हो, वो एक क्रिमिनल जो केसेस हैं FIR में उसमें जगह पे सिग्नेटरी है, लेकिन क्या मजाल के FIA उनको पकड़ जाए। 14 FIR है और मसूफ ने साइन किए हुए हैं ऑन बिहाफ ऑफ सुप्रिंटेंडेंट के डायरेक्टर के तौर पर, जिसमें तोकीर साहब पकड़ा गया, वही मशहूर जमाना ओगरा केस। तो मामला यह है कि आप जो कह रहे हैं कन्विक्शन रेट, ये अभी बरीयत तो नहीं हुई। दूसरी बात जो मैं आपको कह रहा हूं, देखिए मैंने कहा ऑर्डिनेंस वापस हो जाएगा। जी ऑर्डिनेंस वापस हुआ। फिर मैंने जज्बाती अंदाज में जो भी मैंने बताया प्रोग्राम में, नाज़रीन देख रहे हैं कि मैंने कहा इस पे एक्शन होगा। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला हुआ, 2016 से ये मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, बार बार ये टाइम मांग रही थी हुकूमत। ये जो फारूक नाइक साहब हैं, उनका प्राइवेट बिल है, ऑर्डिनेंस वापस हो गया, नैब के पास वही पावर आ गई। मैं अभी भी आपको पूरे वसूख से कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये 25 फारूक नाइक ने जो बात की, ये 25A की बात है। फारूक नाइक ने जो बिल की बात की कि 25A हमने VR जो प्ली बार्गेन का इशू है कि वॉलंटरी रिटर्न का, हमने ओमिट कर दिया। प्राइवेट बिल की बात हो रही है जो सेनेट में पड़ा है। बात है सुप्रीम कोर्ट में केस ये है अभी। तो बाकी जो कानून और आइन से उनका मुसादम होगी चीज, तो हम देखेंगे। तो मामला ये है कि ये इसके ऊपर जब नैब के पार कटेंगे, अच्छा। तो सुप्रीम कोर्ट खामोश नहीं बैठेगी, अदालत उज़्मा ना पाकिस्तानी खामोश बैठेंगे, और ना ये मौजूदा हुकूमत इमरान खान, मैं जिनको जानता हूं, ये कभी हो ही नहीं सकता कि वो अपने दौर के अंदर जो उनका बयानिया ही उल्ट हो जाएगा कि NRO एक बड़े डाके और डाकुओं चोरों को खरल साहब बयानिया उलट गया हुआ है। रास्ता कौन सा फराहम करें। बयानिया, किस बयानिए की आप बात कर रहे हैं? ये आप बयानिए पे सारा कुछ हो रहा है, ये बयानिए पे चल रहे हैं अभी तक। देखें आज जो किस सेनेट बयानिए की आप बात कर रहे हैं? आज कौन से सेनेट 100 दिन, की- कौन सी आज लेजिस्लेशन, मैं कौन सा सेनेट वो पाकिस्तान जो था वो रियासत मदीना बनने जा रही थी। यहाँ पर लोगों को खाने को आटा नहीं मिल रहा, यहाँ पे लोगों को रोटी नहीं मिल रही, रोजगार नहीं मिल रहा। आप देखें तो सही हालात क्या है। कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कहाँ पर गई, पुलिस रिफॉर्म्स कहाँ पर गई, कहाँ पर वो लोगों के लिए ये जो सरकारी ऑफिस खुलने थे कहाँ पर गए? किस रियासत मदीना की आप बात कर रहे हैं? कौन से इमरान खान के विजन की आप बात कर रहे हैं? कहाँ है वो विजन? कोई कौम को भी तो दिखाए ना, मुझे भी तो बताएं। आप कह रहे हैं कि कभी वो हो ही नहीं सकता, बदल ही नहीं सकता। और भाई कौन सी ऐसी चीज है जो अमल दरामद जिस पे हुआ है, मुझे वो चीज बताएं। मैं तो डॉक्टर साहब आज सेनेट की कायमा कमेटी के हवाले से अच्छा, थोड़ा सा एक हवाल चीज। बता देता हूँ, थोड़ा सा हवाल ब्रीफली। आज सेनेट की जो कमेटी है, सर आप मेरे कानून- साथ आए, सड़कों पर आए, देखे थानों में जाए, देखे लोगों को कितना रिलीफ मिल रहा है। वहां सेनेट की कायमा कमेटी में तो सब कुछ अच्छा लग रहा है। यहाँ फील्ड में आए ना, लोगों को आटा नहीं मिल रहा, लोगों को चीनी नहीं मिल रही, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिल रहा। मैं तो हर टॉपिक की चीज बात दालों कर रहा हूं। महंगी मैं है, लोगों आपकी की सारी मिसाल से बातों बाहर से नहीं एग्री है। करता हूं। मैं नैब के कवानीन की अमेंडमेंट की बात कर रहा हूं। मैं उसामा साहब आपके पास आने पहले ब्रीफली बताता हूं। आज जो कानून साहब की कमेटी में DG नैब जो ऑपरेशंस थे, जाहिर शाह वो वहां पे गए। उन्होंने कहा कि अगर किसी नैब के अफसर के खिलाफ दरखास्त आए तो वो सबसे पहले देखी जाती है, ये उन्होंने बताया, वहां पे बयान दिया। फिर उनका सरमायादारों और दीगर इस किस्म के अफराद को मुकदमात में सवालनामा दिया जाता है, क्योंकि वहां पे अब नैब की रोज ग्रिलिंग भी हो रही है ना, वहां पे बुलाया जाता है उनको।
ये सवालनामा चेयर नैब से मंजूरी के बाद इन्हें दिया जाता है। अदालत में मुकदमा की सूरत में दरखास्त या रेफरेंस वापस भी लिया जा सकता है। अब रेफरेंस या दरखास्तें वापस लेने की शरह बहुत ही कम है। ये डीजी नैब ऑपरेशन दरखास्त या रेफरेंस वापस लेने का इख्तियार प्रोसिक्यूटर जनरल के पास है, ये डीजी नैब। अब वहाँ पे जो मुकालमा होता है उनका, प्रोसिक्यूटर जनरल बेहतर समझे जो इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे ये कहते हुए खुशी है कुछ पार्लियामेंट्री ने चेयरमैन नैब को करप्शन के हवाले से मालूमात दी। ये डीजी नैब ऑपरेशन ज़ाहिर शाह ने बताया। चेयरमैन कमेटी सेंटर जवेद अब्बासी की डीजी ऑपरेशन की तारीफ की और साथ ही उन्होंने कहा कि तारीफ करना हमें महंगा भी पड़ सकता है। अच्छा आपने काम जरूर किया है और डीजी की तैयारी पर दार मामला ये है कि ये जो चीजें हो रही हैं आगे जो आ रहा है, अब जरदारी साहब का बैका मनी लॉन्ड्रिंग केस, तो मामला ये है उसामा साहब के उसमें फिर एक वादा मामला आ जाता है। जी हाँ जी, हाँ जी। अच्छा खरल साहब, यही मैं अगला टॉपिक जो है ना, इस पर बात करने से पहले मैं चाह रहा हूँ, इस पर मैं आपके पास आऊँगा कि ये जरदारी साहब वाला मामला, अब ये 3 गवाह पहले आ चुके हैं सामने, अब एक और गवाह सामने आ गया है, ये वादा माफ गवाह। ये कितना केस को मजबूत बनाएगा और फिर ये इन पर फर्द जुर्म आयद होना ये मौखर क्यों हुआ है, इसके क्या असरात होंगे। लेकिन बाबर डोगर साहब, इसके साथ ये जो आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ केस है, मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस है, पार्कलिन है, इस पर मैं तो बात करूंगा खरल साहब से, मगर पंजाब की जो सूरत हाल है उसमें तो खबर ये आ गई है कि आजम सुलेमान साहब की मुलाकात हुई है चीफ सेक्रेटरी पंजाब की मुनीस इलाही से, और उसमें असल जो बात है वो ये है कि अब वजारत आला असल में अब काफ लीग के पास है। उनको यकीन दिला दिया गया कि जनाब जिस तरह आप कहेंगे वैसे ही मामला चलेंगे, जिस ज़िले की सतह पर हर ज़िले में जहां आप चाहेंगे जैसा आप कहेंगे वैसा चलेगा, हर चीज़ आपकी मुशावरत से आपके हुक्म के मुताबिक चलेगी। ये आजम सुलेमान साहब ने यकीन दहानी करा दी है मुनीस इलाही को। उसामा साहब ऐसा कुछ नहीं है। कल ये मुलाकात हुई है, रावलपिंडी में ये मुलाकात हुई है जिसमें मोनिस इलाही थे और चीफ सेक्रेटरी आदम सुलेमान थे। मुलाकात में आदम सुलेमान ने कहा कि बेहतर यह कि चीफ मिनिस्टर पंजाब भी इसमें हो और ताकि उनको साथ बिठाकर मुलाकात की जाए। बाद में चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है उन्होंने भी इस मुलाकात को ज्वाइन किया है। उसमें चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने मोनिस इलाही साहब ने ये कहा कि जनाब हमारा और पीटीआई का एक एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट के तहत पीटीआई जो थी उन्होंने हमें फैसिलिटेट करना है, हमारे एमपीएस को फैसिलिटेट करना है। आपकी नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है, आपको शायद उस एग्रीमेंट का नहीं पता, जिस पर चीफ मिनिस्टर पंजाब को इस मीटिंग में एंगेज किया गया। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने उस पर चीफ सेक्रेटरी ने ये कहा मोनिस इलाही को कि आपकी जो भी एग्रीमेंट है वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट से है, आप जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप चीफ मिनिस्टर पंजाब के थ्रू मेरे पास आए तो आपकी जो जायज़ चीज़ें हैं वो अकोमोडेट होंगी, उनको अकोमोडेट किया जाएगा। ये कहना कि डायरेक्ट कोई इंटरेक्शन हुआ जिसमें चीफ मिनिस्टर पंजाब को बिल्कुल फारिग कर दिया गया, इग्नोर कर दिया गया, ऐसी सूरत हाल नहीं है। हाँ, ये ज़रूर कहा गया कि ये पॉलिटिकल एग्रीमेंट था, तो बेहतर यही है कि आप चीफ मिनिस्टर पंजाब से बात करें, चीफ मिनिस्टर पंजाब के थ्रू आएँ। अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट है तो उसको ज़रूर ऑनर किया जाएगा और चीफ मिनिस्टर पंजाब की डायरेक्शन के मुताबिक चला जाएगा। हाँ, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर के दरमियान मामला खासी हद तक तय पा रहे हैं, लेकिन इसमें चीफ मिनिस्टर चीफ सेक्रेटरी की निस्बत आईजी पंजाब से ज़्यादा तंग हैं। आईजी पंजाब किसी सूरत में चीफ मिनिस्टर पंजाब को अकोमोडेट करने को तैयार नहीं है और आईजी और चीफ मिनिस्टर के दरमियान जो खलीज है वो बढ़ रही है, जो इख्तलाफात है वो बढ़ रहे हैं। ज़्यादातर एमपीएस और एमएनएस की जो शिकायतें हैं वो आईजी के हवाले से हैं, आईजी पंजाब शैब दस्तगीर के हवाले से हैं। चीफ सेक्रेटरी के हवाले से शिकायत कम है और चीफ सेक्रेटरी जो है वो जायज़ अकोमोडेशन कर रहे हैं, एमपीएस एमएनएस मिनिस्टर्स को मिल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मामला को बेहतर तरीके से लेके जाया जाए और पॉलिटिकल लीडरशिप जो है उसको अपने साथ लेके जाया जाए। जबकि जो आईजी है वो थोड़ा सा सोलो फ्लाइट पर है, थोड़ा सा सख्त है। जी जी, अच्छा, इसका मतलब है कि शायद एक वर्किंग रिलेशनशिप बनाने की बात हो रही है, तो ये जो छप रहा है अखबार में कि जनाब मुनीस इलाही के हाथ में सारी बागडोर दे दी गई है और अब असल में वही वज़ीर आला पंजाब होंगे, तो ये कहना गलत है। अलबत्ता उनके काफ़ी हद तक तहफ़्फ़ुज़ात नहीं, ऐसी चीज़ नहीं है, ऐसी गलत इंप्रेशन क्रिएट किया गया है। अच्छा खरल साहब, सर सिर्फ 2 मिनट है खरल साहब, ये जरदारी साहब वाला केस तो ज़रा समझा दें कि फ़र्द जुर्म आयद नहीं होती, लेकिन एक और गवाह सामने आ गया है, पहले ही 3 गवाह है,
तो ये केस कब तक चलता रहेगा? और ये जो एक और गवाह सामने आ गया है, वादा मुआफ गवाह, जो सारी डिटेल बताता है जनाब, हाँ जी ये जरदारी साहब ने ही सारा ये केस रचाया, ये सारा मनी लॉन्ड्रिंग केस और ये करप्शन का सारा शाखसाना, तो ये कब तक मुकम्मल होगा? इसकी कितनी अहमियत है? उसामा साहब, यही मामला कल भी था जब बेल होती है फवाद हसन फवाद की, तो उसमें भी यही मामला था कि उनके ऊपर फर्द जुर्म आज नहीं हो सकी। तो जाहिर बात है 1.5-2 साल किसी मुलजम को जेल में आप रखेंगे, फर्द जुर्म आज नहीं होगी, तो उसको एक जवाब बन जाता है बेल का, क्योंकि मे बी वह कल को बरी भी हो सकता है। तो अगर वो बरी हो जाएगा तो 1.5-2 साल जेल में उसको रखा है, वो किसके खाते में पड़ेगा? अब मामला ये है कि ये जरदारी साहब का जो मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस है, एक तो आज जब समात हुई तो मुलजमान का पता ही नहीं कि वो किधर है। उन्होंने कहा जी 2 तो बंदे हैं, उनका पता ही नहीं चल रहा, बरूने मुल्क है। अनवर मजीद साहब जी किधर हैं जी? वो अस्पताल में है, उनको जी इधर लाया जाए, उनका जी वो तो आ नहीं सकते। यानी इस्लामाबाद से सिंध कराची जा सकते हैं, वापस वो नहीं आ सकते। यानी ये अजीब गोरख धंधा है। फिर उसके लिए उन्होंने कहा जी आपने क्या किया उनको लाने के लिए? उनका जी नैब के पास तो एयर एम्बुलेंस नहीं है। जारी बात है सारी दुनिया को पता है कि नैब के पास तो कोई जहाज़ नहीं है। वैसे भी एयर एम्बुलेंस तो बड़ी दूर की बात है कि कितने को उनके पास चार्टर तैयारे हैं। तो मामला ये है कि ये जो गवाह बने आपके सामने, वो पहले भी 2 गवाह 3 सामने आए, किरण आई, एक वो असलम मसूद आए जिनको बाहर से लाया गया, फिर एक और हसनैन फैसल जो जमोर साहब हैं, ये अब वादा माफ गवाह बन गए। वादा माफ गवाह वो बंदा बनता है जो ये कहता है कि मुलजमान के बारे में जो मेरे पास एविडेंस है वो नैब को कहता है कि मैं आपको फैसिलिटेट करता हूँ, चूँकि वाइट कॉलर क्राइम है। जरदारी साहब ने आपको पता सामने कहा दुनिया के, उनका वो मेरे अकाउंट जो जाली अकाउंट है उनको पकड़े, यानी फलूदे वालों को पकड़े, मजदूरों को पकड़े, लेबरर को पकड़े, रिक्शे वालों को पकड़े, पापड़ वाले को पकड़े, तो उनका मेरा क्या ताल्लुक है? तो मामला इसलिए वादा माफ गवाह इसलिए बनाया जाता है ताकि वो केस मजबूत हो जाए, और वादा माफ गवाह जो है उसकी इस बेस पे जारी बात उसको कोई इंसेंटिव देंगे तो आपको पूरी कहानी बताएगा ना। व्हाइट कॉलर क्राइम में डॉट मिलाना मुश्किल है, क्योंकि ये मुलजमान अपने नाम पे तो कुछ चीज रखते नहीं है, तो वो लोगों को कैश बॉय को यूज करते हैं, फ्रंटमैन को यूज करते हैं, बेनामीदार को यूज करते हैं। हो गया, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि ये जो नैब को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता सहाफियों में, नैब जो कह रहा है जी 70% तकरीबन हमारा कन्विक्शन रेट है, हम सजा दिलवा देते हैं। वैसे पूरे पाकिस्तान में 5% है कि 100 लोगों को पकड़ा जाता है तो 5 को सजा हो पाती है। चले नैब की मान लेता हूँ 70%, तो ये जरदारी साहब वाला उन 70% में है, या ये वो 30% फवाद वाला ना चला जाए काम? देखिए ये तो अभी कोर्ट ने सजा देनी है तो किसी परसेंटेज में जाएगा ना, माइनस प्लस होगा। इस पे मैं प्रेडिक्शन तो नहीं कर सकता। अगर तो जरदारी साहब ये केस में कन्विक्ट होते हैं या बाकी लोग कन्विक्ट होते हैं मुलजमान, तो फिर ये जाएगा कन्विक्शन के तरफ। आपको लग क्या रहा है करल साहब? जाहिर है ये तो फैसले अदालतों ने करने हैं, फैसले तो अदालतों ने करने हैं, लेकिन उसामा साहब एक लेमैन को भी पता है कि ये अरबों रुपए के पैसे हैं। वो लोगों की जाके आज भी शरीफ फैमिली के कैश बॉयज की देख लें या जरदारी साहब के कैश बॉयज की देख लें, अनवर मजीद के फ्रंटमैनों की देख लें, उनके घर आज भी चूल्हे नहीं जल रहे, वो आज भी किराए के मकानों पर रह रहे हैं, वो आज भी गाड़ियां मजदूरियां कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि इनका पैसा अरबों रुपए। अब इससे ज्यादा और सबूत क्या चाहिए आपको? ट्रांजैक्शंस मौजूद है, अरबों रुपए की रेल पेल मौजूद है। पार्टी के हवाले से एक बिलावल ने जो बारिश आता है तो पानी आता है तो ज्यादा पानी, और ये जरदारी साहब वाला आपने जो याद करा दिया है कि जनाब कसूर तो उनका है, उन पापड़ वालों का, वो ठेले वालों का जिनके ये जाली अकाउंट्स हैं, जिनसे मुझे पैसे आ रहे थे, मेरा इसमें क्या है? उनको जाके पकड़ लें आप। खैर, ब्रेक का वक्त है जी। ब्रेक के बाद बताएंगे कि आटा बहरान के हवाले से अब लाहौर हाई कोर्ट ने भी इसको देखना शुरू कर दिया है और हुकूमत से जवाब तलब कर लिया गया है। लेकिन आटे के बाद चीनी महंगी और अब दालें भी गायब हो गई हैं। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। अब पता चला। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आटा बहरान अभी ख़त्म नहीं हुआ कि चीनी की कीमतों को पर लग गए और चीनी की कीमतें बढ़ चुकी हैं। इसके साथ साथ एक और मसला ये खड़ा हो गया है कि दालें भी स्टोर से गायब होना शुरू हो गई हैं और स्टोर मालिकान कह रहे हैं कि थोक में हमें दाल महंगी मिलती है और हुकूमत कहती है कि इसको सस्ता बेचें। ये हम नहीं कर सकते, लिहाजा उन्होंने दालें रखना ही छोड़ दी हैं। तो लाहौर में ये सब कुछ हो रहा है। अब हाई कोर्ट ने भी इसका नोटिस लिया है, हाई कोर्ट के पास एक केस चला गया हुआ है और हुकूमत से जवाब तलब कर लिया गया। बाबर डोगर साहब, आपको क्या लगता है अब लाहौर हाई कोर्ट जब इसमें मामले को देख रहा है और फूड अथॉरिटी से, हुकूमत पंजाब से
इस पर जवाब तलब कर लिया गया है कि आटा क्यों महंगा हुआ, तो इसके बाद क्या कीमतें कंट्रोल हो जाएंगी? क्योंकि अभी तो ये मैंने आपको खबर दे दी कि दालें भी गायब हो गई हैं। उसामा साहब, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं कि दालें गायब हो गई हैं। उसकी वजह क्या है ये भी ज़रा सुन लें। थोक में जो दाल जिस रेट पर मिल रही है, हुकूमत इसरार कर रही है दुकानदारों से कि उससे कम रेट पर दाल बेचें। मेरा मतलब ये है कि मंडी में जहाँ पर दाल का जो रेट है वो इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा, वहाँ पर जो माफियाज हैं उनकी पूरा कंट्रोल है, वहाँ पर ये बेबस हैं और ये दुकानदार पे नज़ला गिरा रहे हैं कि क्योंकि एक बंदा अगर चने की दाल 1000 रुपये की थोक से ख़रीदता है तो 800 रुपये की आके दुकान पे बेचे। ये पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। तो बजाय इनके कि ये मंडियों में जाके रेड करें, ये जो वहाँ पर बड़े ट्रेडर्स बैठे हुए हैं, जो बड़े माफियाज बैठे हुए हैं, उनको हाथ डालें। ये दुकानदार को हाथ डालने की कोशिश कर रहे हैं और जब दुकानदार को ज़्यादा तंग करेंगे तो वो दाल रखनी बंद कर देगा, वो बेचनी बंद कर देगा। तो यही सूरत हाल जो है यहाँ पर पंजाब में हो रही है। गवर्नमेंट जो है, जो गवर्नेंस है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो उस तरह से इफेक्टिवली नज़र नहीं आ रही जिस तरह से इफेक्टिवली नज़र आनी चाहिए। हुकूमत और जो डिस्ट्रिक्ट प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है वो सेम पेज पे है नहीं है। सीएम जो है वो अपना 20 लोगों का एक ग्रुप बनाकर बैठे हुए हैं, वो उनकी अपनी शिकायत है, उनकी अपनी ग्रीवांसेस है कि मेरे बंदे नहीं लग रहे। इन इश्यूज़ पर किसी का फोकस ही नहीं है। सीएम पंजाब कहाँ पर है, मुझे ये तो बताएं ना, क्या कर रहे हैं वो? उन्होंने इस हवाले से क्या किया है कि क्या उनको तो चाहिए था कि वो फील्ड में आते हैं, मिनिस्टर्स आते हैं। मिनिस्टर फूड जो है वो कहाँ पर है, क्या कर रहा है, कहाँ पर गायब है वो? चीनी जो है वो महंगी हो रही है, कोई उस पर कोई परेशानी हाल नहीं है। आज मुझे पता चला कि आज चीनी के सारे मिल माल उनको बुलाया गया है, उनसे कहा गया कि 4 रुपये कीमत कम करो, अगर नहीं करेंगे तो मिलें बंद कर देंगे। ये तो खरल साहब से पूछे ना कि वैसे तो वो साहब 8-8 घंटे जाके पैमरा में बैठे रहते हैं कि जनाब मेरे खिलाफ करप्शन की ये शिकायत कर दी, मेरे खिलाफ करप्शन की वो शिकायत कर दी। पूरे पंजाब में किसी चीज़ पर कोई कीमत पर कंट्रोल है ही नहीं है गवर्नमेंट का। अब फूड मिनिस्टर कहाँ पर है? वैसे तो उनको बड़ा गुस्सा आता है कि जनाब मेरे खिलाफ करप्शन के चार्ज किए, साबित करो। अब ये आए ना मैदान में, बताएं कि कौन माफिया है, किस माफिया ने कितना पैसा खिलाया है, क्यों ये माफिया इनके कंट्रोल में नहीं आ रहे, शुगर माफिया इनके कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहा, फ्लोर मिल माफिया कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहा, ये दालें महंगी क्यों हो रही हैं, कौन इसका जिम्मेदार है? जीआईटी बना रहे चीफ मिनिस्टर पंजाब में, इमरान खान साहब इसका नोटिस क्यों नहीं ले रहे? मैं तो हैरान हूं कि किसी चीज पे किसी का कोई कंट्रोल ही नहीं है। जिसका जो दिल कर रहा है वो कर रहा है और सारी गवर्नमेंट जो है सोई हुई है। और खल साहब ये कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान असूलों पे सौदेबाजी नहीं करेंगे। खरल साहब, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, आप क्या कहते हैं? आपके दोस्त हैं, आपके दोस्त हैं, आपके खिलाफ दरखास्तें बड़ी करते हैं, कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनको उन्होंने स्टैंड लिया हुआ है? ये तो कोई कहीं कोई वादा नहीं किया गया। डोगर साहब जो बातें कर रहे हैं ना, बहुत सारी बातों से तो मैं एग्री करता हूं। एक तो ये है, मुझे ये बताएं कि अब खान साहब ने, वजीर आजम ने, जिसने भी एक FIA के डिप्टी डायरेक्टर के ओहदे के अफसर की सरबराही में एक कमेटी या JIT बनाई है जो जनाब तहकीकात करेगी आटा बहरान के जिम्मेदारों का और उनका तयन करेगी और उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। मतलब मुझे तो ये हैरान कुन बात है कि कौन इस तरह के मशवरे दे। नंबर एक साहब, दूसरा अदालत बड़े माफियाज हैं खान साहब, वो माफिया बुरा क्या है? सारे उनके दूसरा सुन ले, बैठे हुए हैं। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर क्या करेगा वहां पर? लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को बुलाया गया, सेक्रेटरी फूड को बुलाया गया, डायरेक्टर बैंक स्टेट बैंक को बुलाया गया, जो अजहर सिद्दीक साहब ने एक पिटीशन की है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मामूर रशीद शेख साहब ने, तो उन्होंने कहा 4 लाख हुकूमत ने मैट्रिक टन गंदम एक्सपोर्ट करने की इजाज़त कैसे दे दी? कि जब एक तरफ बहरान है तो कोई आपको मतलब बताने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, या जो जिसका मर्जी यहाँ पे कोई बनाना रिपब्लिक बना हुआ है। अब गंदम की एक्सपोर्ट पर भारी एक तरफ रिबेट दिया गया और उसके बाद गंदम 19 रुपये फी किलो के हिसाब से एक्सपोर्ट की गई, 70-80 रुपये आटा बिक रहा है। ये क्या तमाशा हो रहा है? और 1 मैट्रिक टन गंदम की एक्सपोर्ट पर 55 ये लाख या गालबन इसमें फिगर एक मिसिंग है डॉलर जो है, ये रिबेट दिया गया। अनकरीब चीनी का बहरान मैंने कल बता दिया था आपके सामने 80 रुपये तक पहुंच गई है, 100 से 105 तक जाएगी। खान साहब कहेंगे देखें मेरे साथी जहांगीर तरीन ने 105 से 100 रुपये कर दिया है, रोज़ों में रमज़ान पैकेज आ जाएगा। ये 47 रुपये चीनी थी, 55 रुपये चीनी थी 18 में नून लीग की हुकूमत जब गई थी। तो ये 100% इजाफा जो है
इसके बेनिफिशरी कौन है? मामला तो ये है डोगर साहब, इनके बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? क्या जहांगीर तरीन जो है या खुसरो मुख्तियार है उनके गोदामों पे, या उनके जो फ्रंटमैन है, या उनके एजेंट है, या उनके जो डीलर हैं, क्या आप सोच भी सकते हैं कि वहां पे कोई रेड कर सकता है पंजाब के अंदर? और पंजाब से 3 सूबों की सरहदें लगती हैं। आटा कहां से जाता है? रहीम यार खान से बाहर जाता है, डीजी खान से निकलता है, मियाँ वाली से निकलता है, बलूचिस्तान जाता है, KPK जाता है, आगे फिर अफगानिस्तान पहुंच जाता है। वहां पे कौन ये सारा करार? खुसरो मुख्तियार साहब मिनिस्टर फूड सिक्योरिटी खुद कह रहे थे कि 40 पता नहीं हजार की कितनी बोरियां वो कह रही थी रोज अफगानिस्तान जा रही थी। इसका मतलब है इनकी मिली भगत शामिल थी, यानी रिबेट एक तरफ ले रहे हैं, फिर अभी किसानों को मारेंगे जो, फिर मिडिल मैन किसान रुलेंगे। अभी फरवरी में पहली खेप आनी है, मिड फरवरी में, जो कि मार्च तक चली जाएगी। उसके बाद मार्च में, उसके बाद फसल आ जाएगी, किसान रोता रहेगा, फिर सस्ती गंदम उठाएंगे, फिर मैंने बताया था मूंग जो है दाल 3600 से 7600 तक चली गई। मामला यह है कि आप डंडे मारेंगे दुकानदारों को, आप जखीरा अंदोजों को आप पकड़ेंगे नहीं, आप इन माफियाज के ऊपर हाथ डालेंगे नहीं, तो दुकानदार क्या करेगा? 1000 रुपये अगर 3600 की लेके 7600 आपने रेट कर दिया, वो डबल रेट आप कहते हैं डीसी रेट पे बेचे, वो कैसे बेचेगा? मसला यह है कि जड़ को आप पकड़े। जो जड़े हैं वो पीएम के दाएं बाएं फैली हुई हैं, वो कैबिनेट के अंदर बैठ के फैसलों में असरअंदाज हो रही हैं, वो मुख्तलिफ जगहों पे जा रही हैं। सर वो सीएम हाउस में बैठे हुए हैं, वो सीएम हाउस में बैठे हैं, उनको तो ये हाथ ही नहीं लगा सकते। पीएम हाउस ये में बैठे जाके हैं, सीएम हाउस में दुकानदार को मैं सिर्फ एक छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूं, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं उसामा साहब, ये नाज़रीन के लिए, ये रिजवान भट्टी साहब, ये छोटी सी मिसाल सुन लें, ये हो क्या रहा है? एक छोटी सी मिसाल, ये रिजवान भट्टी साहब है, CEO पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। 70 करोड़ रुपए की एक चीफ इंटरनल जो ऑडिटर है अमजद हुसैन दुरानी, उसने कहा कि ये चोरी हो रही है, मैं नहीं होने दूंगा। ये तस्वीर में देखे जी एरोगेंसी इनकी, ये जो हाथ मिला ले हैं रजाक, और ये नैब का लेटर भी देखे। उस बेचारे को चीफ इंटरनल ऑडिटर जो अमजद हुसैन दुरानी है, उसके लिए 70 करोड़ की उसने कहा मैं ये करप्शन नहीं होने दूंगा। उसको हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद के कुर्सी मई उसको घर भेज दिया गया। नैब में इंक्वायरी लगी है 2 अरब की जमीन स्टील मिल की, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो मौजूदा है, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार साहब, ये जस्टिस थे सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के, इन्होंने स्टील मिल की वो जमीनों को फरोख्त से रोका हुआ है। वो 2 अरब की बेच दी, उसके ऊपर भी ये नैब का नोटिफिकेशन है। वो अमजद दुरानी बेचारा वहां पे मुद्दई नैब में, ये रमना लकवी सईदा जो है उनकी जो नैब कराची में केस चल रहा है। अच्छा। अब वो बंदा क्या होता है कि उसको एक जो साबिक सेक्रेटरी है इनकी मिनिस्ट्री के, वो लेके आते हैं इनको एक और कंपनी से, ये इनको 3 माह के लिए चार्ज दिया जाता है, उसके बाद एक टेलर मेड इश्तिहार दिया जाता है। मसूफ अपना इंटरव्यू और शॉर्टलिस्ट खुद करते हैं बोर्ड में बैठ के, उसके बाद वो CEO बन बैठते हैं। उस चीफ इंटरनल ऑडिटर को कहते हैं कि आप ये 70 करोड़ रिलीज होने दो, खामोश रहो, चुप करो, हिस्सा खाओ। उसने इनकार किया। 2 अरब की इंक्वायरी नैब में पड़ी हुई है, हाई कोर्ट सिंध ने मना किया है। लेकिन जारी बात है अब नीचे अच्छा, क्या हो रहा सही है, है। रजाक दौर ये सर तो- के साथ ये तो तस्वीरें एक बना और रहे हैं, ये टेलर बड़ी में अजीबोगरीब दास्तान है। अब खैर सारा साहब, आलम से ब्रेक का अगर वक्त है। रिकवरी करते हैं तो इसका रिकवरी नहीं होनी चाहिए, ब्रेक का ऐसे लोगों वक्त के है। ऊपर हाथ नहीं ब्रेक के डालना बाद- चाहिए। इलीगल कर रही है उस बंदे की खुद टेलर में इश्तिहार बिल्कुल सही है। खरल साहब ब्रेक के बाद बात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने एक दफा फिर पेशकश की है कि जी वो सालसी करवाने के लिए तैयार हैं मकबूजा कश्मीर के मामले पर। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के प्लेटफॉर्म से उनकी मुलाकात हुई इमरान खान साहब से, वहाँ क्या बातें हुई और क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप जब पाकिस्तान आएंगे, उन्होंने ऐलान तो किया है कि पाकिस्तान आएंगे, शामिल कुरैशी साहब ने इस बारे में बताया है, तो कश्मीर पर सालसी करेंगे। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। अब पता चला। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की मुलाकात हुई अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से। शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं, वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आएंगे, पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ट्रंप ने कहा है कि इमरान खान उनके दोस्त हैं और अमरीका और पाकिस्तान के जितने अच्छे ताल्लुकात इस वक्त हैं पहले कभी नहीं थे, और वो कश्मीर पर सालिसी के लिए तैयार हैं। वो इस बारे में मोदी से भी बात करेंगे। और पाकिस्तान ने जिस तरह बताया कि जिस तरह वहाँ पर इंसानी हुकूक़ की पामाली हो रही है, इस हवाले से अमेरिका ने कहा है कि अगर दोनों फरीक चाहेंगे तो हम बात करेंगे।
बाबर डोगर साहब, ये अमेरिका की इस तरह बात को मान लिया जाए, हम बड़ा खुश भी हो जाते हैं कि जी ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि अमेरिका सालिसी के लिए तैयार है, लेकिन वो तो यही कहते हैं कि जी हम तैयार हैं, दोनों पार्टीज़ कहें। तो इंडिया तो कभी कहता नहीं। और अंदर की खबर तो ये भी है कि अभी चाइना फिर लेकर गया यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में मामला, तो अमेरिका ने उस पर करारदाद की तरफ बढ़ने ही नहीं दिया गया उसको। क्लोज डोर में ज़रूर बात हुई, तशवीश का इजहार भी हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर ये बाकायदा सिक्योरिटी काउंसिल में डिबेट के लिए इसलिए नहीं आया कि अमेरिका ने नहीं आने दिया। उसामा साहब, पाकिस्तान को देखें, ट्रंप ये आज की बात नहीं है। ट्रंप पहले दिन से ये कह रहे हैं कि अगर दोनों पार्टियां चाहें तो मैं मेडिएशन करने को तैयार हूँ। दोनों पार्टियों से क्या मुराद है कि इंडिया इनसे आके कहे और पाकिस्तान कहे। इंडिया इनसे क्यों कहेगा अमेरिका से कि वो कश्मीर पे कोई मेडिएशन चाहे? वो तो बड़ा कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि हमें कोई मेडिएशन चाहिए नहीं है। अगर अमेरिका ये समझता है कि कश्मीर में ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं, अमेरिका के अंदर अमेरिका मीडिया चीख कर कह रहा है, इंटरनेशनल मीडिया चीख कर कह रहा है, आज 8 महीने हो गए हैं कश्मीर में कर्फ्यू चल रहा है। मुझे एक बात बताएं कि क्या किया है अमेरिका ने अभी तक? कौन सा स्टेप लिया है जिससे इंडिया जो है इंडिया के खिलाफ, जिससे इंडिया तंग हो और इंडिया को कोई वजाहत करनी पड़े? बात सिर्फ अभी भी ट्रंप जो है 6 महीने 8 महीने के बाद भी 8 महीने में दुनिया की बदतरीन ह्यूमन वायलेशन हुई है कश्मीर में। 8 महीने में 1 करोड़ आबादी को घरों में महसूर कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद दुनिया शर्मनाक हद तक खामोश बैठी हुई है। और ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि जनाब अगर इंडिया कहे, यानी कि इंडिया ने वहाँ पर कर्फ्यू लगाया हुआ है, ह्यूमन राइट्स को सलब किया हुआ है, 1 करोड़ की आबादी जो है उसको घरों में महसूर किया हुआ है, उनको खाने पीने की अशिया नहीं मिल रही, और अमेरिका कह रहा है कि अगर इंडिया कहे तो हम, इंडिया क्यों कहेगा उसको? इंडिया तो इसको हशप करवाना चाह रहा है। अब देखते ना, इंडिया जा रहा है ट्रंप, तो वहां पर क्या बात करता है, कितना उस पर प्रेशर डालता है। ट्रंप को तो चाहिए था कि इंडिया का विजिट ही ना करता, पहले कहता कि जनाब यहां से आप कर्फ्यू उठाए, उसके बाद मैं विजिट करूंगा। अगर ऐसी सिचुएशन होती दुनिया में कहीं और मुल्क में, अगर पाकिस्तान में ऐसी सिचुएशन होती, तो मैं देखता कि ट्रंप किस तरह विजिट करता। इनके अपने इंटरेस्ट हैं, अपने स्टेक हैं, वो अपने स्टेक को देखते हैं, हमें बेवकूफ़ बनाते हैं, हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अगर मेरा तो पहला सवाल ही ये है कि इंडिया में दुनिया की बदतरीन ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है कश्मीर में और ओवरऑल पूरे इंडिया में। वहाँ पर जिस तरह से माइनॉरिटीज के साथ किया जा रहा है, जिस तरह के ड्रैकोनियन लॉज वहाँ पर लाए जा रहे हैं, ट्रंप को तो विजिट करना ही नहीं चाहिए था इंडिया का। इससे तो बेहतर होता है वो पाकिस्तान का आता, पाकिस्तान का विजिट करता और चला जाता। अब शाह महमूद कुरैशी कह रहा है कि वो पाकिस्तान का विजिट कर रहा है, लेकिन जो इतलात आ रही है वो ये कि ट्रंप ने ये कह दिया कि इमरान खान के साथ डेवोस में उसके जो साइडलाइन में हमारी मीटिंग हो गई है, अब पाकिस्तान के विजिट करने का कोई जवाब नहीं है। तो उसने तो एक तरह से बड़ा सॉफ्टली इनकार कर दिया कि पाकिस्तान आना शायद मुश्किल है, लेकिन फरवरी में वो इंडिया जा रहा है। तो अब पाकिस्तान जो है, अच्छा उल्टा पाकिस्तान पे प्रेशर डाला जा रहा है कि आप इंडिया में दरअंदाजी ना करें, आप इंडिया में दहशतगर्दी ना करें। ये अमेरिकन जो पाकिस्तान का विजिट कर रहे हैं वो पाकिस्तान पे प्रेशर डाल रहे हैं, हालांकि पाकिस्तान तो कुछ कर ही नहीं रहा। पाकिस्तान तो खुद ये कह रहा है कि जनाब इंडिया की स्टेट टेररिज्म हो रहा है, उसको रोकें। उस तरफ तो कोई तवज्जो नहीं देता, पाकिस्तान पर आकर प्रेशर डाला जाता है, फिर फेटअप में पाकिस्तान को फंसाया हुआ है। और यार इंडिया का फेटअप में क्यों नहीं लेके जाते जहां पर सारी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही हैं और सारा बेड़ा गर्क हो रहा है, वहां पर तो उसको तो कोई देख ही नहीं रहा। फेटअप में भी अब पाकिस्तान जो है वो हम उसमें भी ट्रंप की मदद मांग रहे हैं कि जनाब फेटअप से भी हमें निकालें। हालांकि गवर्नमेंट के जो स्टेप्स हैं आप देखें, IMF जो है गवर्नमेंट के स्टेप्स को अप्रूव कर रही है, IMF लोन दे रही है, वो सारे स्टेप्स जो है उसको अप्रूव कर रही है, लेकिन फेटअप जो है उसमें जानबूझ के पाकिस्तान को रगड़ा दिया जा रहा है। तो अब ये भी बात कही जाती है कि FATF में सबसे ज्यादा असर अमेरिका का है, तो अमेरिका चाहे तो पाकिस्तान का नाम निकल सकता है। तो खरल साहब, फिर ये अमेरिका हमारे साथ ये 2 नंबरी करता है। वहां भी देखें ट्रैवल एडवाइजरी भी पाकिस्तान पर है, वो भी पाकिस्तान ने उठाया मामला, का भी ट्रैवल एडवाइजरी तो खत्म करो, पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, आपके शहरी आए, सियाहत को फरोग मिले। ये कश्मीर का मामला है, तो अमेरिका इसमें पाकिस्तान का साथ देगा या यहाँ भी 2 नंबरी होगी? उसामा साहब, आप 70 से देख लें, 60 से देख लें, 40 से जब से पाकिस्तान बना है, अमेरिका हमेशा हिपोक्रेसी और ये मुनाफकत और 2 नंबरी करता रहा है। कहाँ थे वो बहरी बेड़े आने थे हमारी मदद के लिए? अभी आप देखें पाकिस्तान ने अमेरिका की जंग लड़ी, वो भी आपने देखा, और अमेरिका का जब अपना मकसद हल हुआ
वो भाग गया। जब रशिया को हमने भगाया उस वक्त वो जाति बड़े प्यारे लग रहे थे उसके बाद वो दहशतगर्द बन गए। अफगान महाजरीन को हमारे गले डाल दिए, अमेरिका फिर भाग गया। हमने कितनी कुर्बानियां दी, हमारे मुल्क के अंदर कितनी तबाही आई, और उस पर भी हमें ताने दिए थे कि आप डॉलर, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया गया, नेटो की सप्लाइयां जिस तरह आई उसके अंदर असला और नशा जिस तरह तकसीम किया गया। सीपैक के खिलाफ बोल तो रहे हैं। मामला ये है कि आप मुझे ये बताएं, मैं उसामा साहब आपको बड़े दुखी दिल के साथ एक खबर दे रहा हूं। खबर ये है कि पहले तो आपने देखा सर वक्त खत्म हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जब सालसी की बात की तो उन्होंने लॉकडाउन शुरू कर दिया, स्टेटस खत्म कर दिया। अब चाइना का और अमेरिका का ये सारा तय हो चुका है, कश्मीर का सौदा हो चुका है। अच्छा, ओहो, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।